नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पावर सेंटर की, यानी भारतीय संसद की। तो आखिर ये काम कैसे करती है, इतने सारे लोगों की आवाज इस तक कैसे पहुंचती है और देश का भविष्य तय करने में इसका क्या रोल है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे अहम सवाल, आखिर ये इंडियन पार्लियामेंट है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत बिल्डिंग नहीं है। ये असल में उस इंजन की तरह है जो इंडिया की डेमोक्रेसी को चलाता है। और इस इंजन को समझने के लिए ना हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा, इसकी नींव से। और पार्लियामेंट को ठीक से समझने से पहले एक कदम पीछे चलते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक गवर्नमेंट या सरकार होती क्या है और इसका काम क्या होता है। तो कोई भी देश हो, उसके लिए सरकार यानी गवर्नमेंट एक ज़रूरी चीज़ है। आसान भाषा में ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास स्टेट को चलाने की, पावर इस्तेमाल करने की अथॉरिटी होती है। ज़रा सोचिए, टैक्स कलेक्ट करना, सड़कें बनाना, देश की सुरक्षा के लिए आर्मी मेंटेन करना, ये सब काम कौन करता है? सरकार ही तो करती है। एक तरह से स्टेट क्या चाहता है ये सरकार ही तय करती है और उसे लागू भी करती है। अच्छा, अब गवर्नमेंट के अंदर भी अलग अलग हिस्से होते हैं। हर हिस्से का अपना एक खास काम, जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। एक होता है एग्जीक्यूटिव, जो कानूनों को लागू करता है। दूसरा जुडिशरी, जो कानूनों की व्याख्या करता है। लेकिन आज हमारा फोकस है तीसरे हिस्से पर, जो है लेजिस्लेचर यानी विधायिका। ये गवर्नमेंट का वो हिस्सा है जिसका सबसे बड़ा काम है देश के लिए कानून बनाना। और बस यही है हमारा कनेक्शन। इंडिया में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, यानी नेशनल लेवल पर कानून बनाने वाली बॉडी, उसे ही हम पार्लियामेंट या संसद कहते हैं। ये बस एक नाम है, ठीक वैसे ही जिसे अमेरिका में इसे कांग्रेस बोलते हैं या रूस में ड्यूमा। नाम भले अलग हों, लेकिन इन सब का बेसिक काम एक ही है, कानून बनाना। तो नाम तो पता चल गया, लेकिन पार्लियामेंट असल में फंक्शन कैसे करती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां सिस्टम कौन सा है। और जब डेमोक्रेटिक सिस्टम्स की बात आती है ना, तो पूरी दुनिया में दो बड़े मॉडल्स चलते हैं। ओके, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इंडिया में चलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग सरकार चला रहे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्री, वो सब पार्लियामेंट का ही हिस्सा होते हैं। वो पार्लियामेंट से ही निकल कर आते हैं और अपने हर काम के लिए पार्लियामेंट को जवाब देते हैं। पावर जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ है यूएसए का प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वहां पर प्रेसिडेंट अलग से चुने जाते हैं और लेजिस्लेचर अलग। दोनों के बीच एक साफ साफ दीवार है, इसीलिए वहां सेपरेशन ऑफ पावर्स स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। चलिए अब पार्लियामेंट के अंदर झांक कर देखते हैं। इंडिया की पार्लियामेंट बाय कैमरल है। अब ये थोड़ा टेक्निकल का शब्द लग रहा होगा, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट एक नहीं बल्कि दो हाउसेज या दो सदनों से मिलकर बनी है। और ये दोनों हाउसेज एक दूसरे से काफी अलग हैं, और इनका अलग होना ही हमारी डेमोक्रेसी के डिजाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए देखते हैं कैसे। एक तरफ है लोकसभा, जिसका नाम ही है हाउस ऑफ द पीपल। ये सीधे सीधे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। इसके मेंबर्स को हम और आप हर 5 साल में डायरेक्ट वोट देकर चुनते हैं। और हाँ, सरकार भी इसी हाउस में मेजॉरिटी से बनती है। अब आते हैं दूसरी तरफ, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स पर। इसके नाम से ही साफ है, ये स्टेट्स यानी राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। इसके मेंबर्स को लोग डायरेक्ट नहीं चुनते, बल्कि स्टेट्स के चुने हुए एमएलएस चुनते हैं। इसका मेन काम ये देखना है कि देश के लिए कानून बनाते वक्त राज्यों के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जाए। तो अब जब दोनों हाउसेस का रोल समझ आ गया है, तो सवाल उठता है कि इनमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज पहुंचते कैसे हैं, क्योंकि दोनों हाउसेस में जाने का रास्ता एकदम अलग है। लोकसभा का इलेक्शन समझना बहुत आसान है। इस सिस्टम को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब जो सबसे आगे वही जीता। देखिए, पहले तो पूरे देश को अलग अलग इलाकों में बांट दिया जाता है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। फिर हर इलाके के लोग अपने पसंद के कैंडिडेट को एक वोट देते हैं। इसके बाद जिस भी कैंडिडेट को अपने इलाके में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वो जीत जाता है, भले ही उसे 50% से कम वोट क्यों ना मिले हों। और यही जीता हुआ कैंडिडेट उस पूरे इलाके की आवाज बनकर लोकसभा में जाता है। सिंपल एंड क्लियर सिस्टम है। अब राज्यसभा का इलेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती, बल्कि इसके मेंबर्स को स्टेट के चुने हुए विधायक यानी एमएलएस चुनते हैं। और इसके लिए एक सिस्टम यूज होता है जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी स्टेट असेंबली में एक पार्टी के पास 30% एमएलएस हैं, तो राज्यसभा की सीट्स में से भी उस पार्टी को लगभग 30% हिस्सा मिलेगा। इससे यह पक्का हो जाता है कि राज्यसभा में हर पार्टी की स्ट्रेंथ उसकी स्टेट असेंबली की स्ट्रेंथ के हिसाब से ही हो। यह सिस्टम इंडिया के फेडरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है।
तो हमने सारे पुर्जे अलग अलग देख लिए। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर, ये 2 हाउस पार्लियामेंट्री सिस्टम आखिर बनाया ही क्यों गया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इस पूरे डिजाइन के ना कुछ बहुत बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, लोकसभा से यह तय होता है कि सरकार वही हो जिसे लोगों ने चुना है। यह है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा, राज्यसभा ये स्टेट्स की आवाज बनती है, एक तरह से चेक रखती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना करे। तीसरी बात, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है कांस्टेंट अकाउंटेबिलिटी। सरकार को हमेशा पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए, इसलिए उसे जवाबदेह रहना पड़ता है। और चौथा, एक बहुत ही खास फीचर, राज्यसभा में प्रेसिडेंट साइंस, आर्ट, लिटरेचर जैसे फील्ड से 12 एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, ताकि कानून बनाते वक्त उनकी नॉलेज का भी फायदा मिले। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाता है। ये पूरा सिस्टम तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए है, लेकिन पार्लियामेंट को कौन अकाउंटेबल बनाता है? सोचा है कभी? जवाब इस लोकतंत्र की नींव में ही है, और वो है जनता, हम लोग। लेकिन कैसे? हर 5 साल में होने वाले इलेक्शंस के जरिए, प्रोटेस्ट, मीडिया और सिविल सोसाइटी के जरिए, जो पार्लियामेंट के काम पर लगातार नजर रखते हैं। क्योंकि आखिर में इंडियन पार्लियामेंट को पावर कहीं और से नहीं, बल्कि भारत के लोगों से ही मिलती है, और इसकी आखिरी जवाबदेही भी उन्हीं के प्रति है।